किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, बुलंद हो हौसले तो मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर यदि देखोगे आसमान की तरफ बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी भी हमारे ही तरह जोश में होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पाठ्यक्रम के अर्थ और पाठ्यक्रम की परिभाषा को, और आज की इस वीडियो को हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हुए हम लोग आज पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे और पाठ्यक्रम के कुछ प्रकार को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे ही तरह जोश में आप सभी भी रहिए और जो है शिक्षा के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पाठ्यक्रम के उद्देश्य की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य और इसके कुछ हम लोगों को प्रकार को जान लेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है क्या है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य। ठीक है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाठ्यक्रम के उद्देश्य। पाठ्यक्रम के कौन कौन से उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम क्यों बनाया गया है, इसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्य। तो दोस्तों फटाफट से एक काम कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि वही लोग भी हमारे सेशन से लाभ उठा सके और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आज जो टॉपिक रखा है वो कौन सा टॉपिक है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों निर्धारित, मतलब इसका क्या निर्धारण किया गया है, पाठ्यक्रम को बनाने के क्रम में इसका क्या निर्धारण किया गया है, आज हम लोग इसके संदर्भ में जानेंगे। तो पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है, पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य में यदि हम लोग देखें, इसके जितने शिक्षा शास्त्री, साइकोलॉजिस्ट आदि आदि जितने भी इसके महान वैज्ञानिक वगैरह हुए थे, उन्होंने पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो अपने जो है विशेषताएं बताई, उन्होंने जो उद्देश्य बताए पाठ्यक्रम निर्धारण के, वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो इनका जो उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य था बच्चों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। जी हाँ, लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। तो आप सभी जो है हमारी इस वीडियो को देखने के समय पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, ताकि आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कर सकें। यूँ तो आप दोबारा वीडियो देख के भी नोट कर सकते हैं, लेकिन यदि साथ साथ लिखते हैं तो आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आप जो है ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण कर सकेंगे, सीख सकेंगे, और आपके समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बचेंगे। तो आइए हम लोग पहले इसके पहले जो है उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो बालकों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, तो हम इसको लिख देते हैं पहले पॉइंट के तौर पे। आप लोग भी यदि चाहे तो अपने कॉपी में या नोटबुक नोट कर सकते हैं। तो पहला जो इसका उद्देश्य था क्या था, बालकों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास। पूरा मैं नहीं लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। बालकों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास। क्या, लोकतांत्रिक गुणों का क्या करना है, गुणों का विकास करना है। ये पहला उद्देश्य था पाठ्यक्रम बनाने का। अब हम इसके संदर्भ में जानते हैं, समझते हैं कि क्या है लोकतांत्रिक गुण। लोकतांत्रिक गुण वो होता है जो एक बच्चे में देश के प्रति जो लगाव होती है, देश के प्रति जो संवेदनाओं का जागरण उसमें होता है, देश प्रेम की भावना जो उसमें जागृत होती है, या फिर जो उसमें स्वतंत्रता की भावना, जो निष्ठा जो जागृत होती है, यही भावना लोकतांत्रिक की भावना के अंतर्गत आता है। और ऐसी भावनाओं को जगाने के लिए ही पाठ्यक्रम के उद्देश्य का निर्धारण किया गया था, जो पाठ्यक्रम के बनाने के क्रम में इसको ध्यान में रखा जाता है। तो ये सबसे पहला उद्देश्य जो है पाठ्यक्रम जो है निर्माण के उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम क्यों बनाया गया था, तो सबसे पहला उद्देश्य उसका है लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, बालकों के लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। मैंने पहले आप सभी को पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा में हमने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम ना क्षेत्र, इसका क्षेत्र जो है संकुचित नहीं होता है, बल्कि ये व्यापक होता है। ये ना सिर्फ कक्षा के अंदर से बल्कि कक्षा के बाहरी वातावरण से भी संबंधित होता है, अर्थात बालक के संपूर्ण सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है, सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। ये मैंने आप सभी को बताया था। तो सबसे पहले जो हम लोगों का इसका उद्देश्य हम लोगों ने देखा क्या है, बालकों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका, सभी छात्रों को, जितने भी छात्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत यानी कि विद्यालय में आते हैं, उन सभी छात्रों का वांछित दिशा की ओर विकास को प्रेरित करना। ठीक है, वांछित दिशा की ओर विकास को प्रेरित करना। वांछित यानी कि उसमें जिस प्रकार की योग्यता है,
उसमें जिस प्रकार की क्षमता है, जिस प्रकार की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप है, उसको हम लोग जो है आगे बढ़ाने के लिए उसके विकास को हम लोग प्रेरित करते रहें, अन्यथा उसके विकास जो है डगमगा जाएंगे और वो जिस क्षेत्र के लिए बने हैं, जिस क्षेत्र के संदर्भ में वे अपने नाम को रोशन कर सकते हैं, वो अपने संदर्भ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो है सभी छात्रों को वांछित दिशा में विकास की ओर प्रेरित करते रहना चाहिए। ये इसका निर्धारण था पाठ्यक्रम के उद्देश्य का। पाठ्यक्रम बनाने के ये उद्देश्य जो है निर्धारित किए गए थे। तो पहले उद्देश्य को हमने देखा लोकतांत्रिक गुणों का, और जो है दूसरा क्या है, दूसरा हमने क्या बताया आप सभी को, दूसरा हमने क्या बताया, वांछित दिशा में विकास की ओर प्रेरित करना। वांछित दिशा में आप सभी लिख लेंगे, बालकों के आप लोग लिख लेंगे, वांछित दिशा में हम लिख देते हैं यहाँ पे, वांछित दिशा में, ठीक है। वांछित दिशा में क्या करना, वांछित दिशा में विकास को प्रेरित करना, विकास को प्रेरित करना, प्रेरित करना, ठीक है। वांछित दिशा में विकास को प्रेरित करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य रहा था। पाठ्यक्रम निर्माण जो हुई थी, पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में मैंने बताया था कि ये सिर्फ कक्ष के अंदर की प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि कक्ष के बाहर के, यानी कि विद्यार्थी के बाहरी जीवन से भी संबंधित होता है। ये जीवन के सभी पक्ष को प्रभावित करता है। जीवन के प्रत्येक पक्ष में ये अपना हस्तक्षेप करता है। और एक बालक के विकास में, यानी विकास वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मैंने पहले ही बताया था आप सभी को, विकास वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। और जीवन पर्यंत प्रक्रिया में इसमें सारे पक्ष सम्मिलित होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, जितने भी पक्ष एक मानव के अंदर होते हैं, चारित्रिक, नैतिक, सभी पक्षों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वांछित दिशा में विकास को प्रेरित करना, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने भी पक्ष होते हैं, नैतिक, चारित्रिक, सारे पक्षों को इसमें समाहित करने की बात की गई थी और उसको वांछित दिशा में दिशा प्रदान करने की बात इसमें की गई थी। ये पाठ्यक्रम निर्धारण बनाने के उद्देश्य थे, दूसरे उद्देश्य। तो यदि आप लोग एक बार हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा तो शायद आप इन सभी उद्देश्यों को भूल पाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो अभी तक जो है इनसे अछूते हैं, या फिर जिन्हें सही मायने में जो है एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप उन सभी तक इन्हें पहुंचाइए। और हमारे सभी दोस्त, हमारे सभी जो साथी जितने हैं, सभी को लाभ हो। और यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी का एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा नंबर आए और आप हमारी इस वीडियो को देखें और बहुत ज़्यादा इससे लाभान्वित हों। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरे जो है उद्देश्य को हमने लिखा है यहाँ पर, वांछित दिशा में विकास को प्रेरित करना। जो विकास की गति है इसे वांछित दिशा देने की बात इसमें की गई थी। ये इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरे उद्देश्य की ओर हम लोग चलें तो इसे विद्यालय के विषय, विद्यालय के में जितने विषय हैं उसको जीवन के क्रियाओं में जो अंतर होती है, विद्यालय के विषय होते हैं जो हमारे जीवन से सम्मिलित नहीं होते हैं, या फिर पहले के ज़माने में जो प्राचीन काल में जो धारणाएँ प्रचलित थी, तो ऐसी शिक्षा उसमें सम्मिलित थी, ऐसे पाठ या फिर ऐसे उसमें जो है सम्मिलित किए गए थे ऐसे कहानी को, जो बालक के जीवन से कोई भी संदर्भित नहीं होता था। तो ऐसे पाठ को सम्मिलित करने की बात किया गया, ऐसे पाठों को इसमें लेने की बात की गई, ऐसे कहानी, ऐसे कविताओं को लेने की बात की गई जो बालकों के जीवन से संबंधित हो। बल्कि मतलब इसका ये हुआ कि विद्यालय के जो विषय हैं और बालकों के जो जीवन की क्रियाएं हैं, जो जीवन में वो क्रियाएं करते हैं, ये दोनों क्रियाओं के मध्य जितने भी अंतर हैं, जी हाँ, अंतर को यहाँ पे समाप्त करने की बात इसमें बताई गई कि इसमें जो है बालक के विद्यालय के विषय और उसके जीवन की क्रियाओं को जो है हम लोग सहसंबंध स्थापित कर पाएँ। ऐसा ये इसका उद्देश्य था इस पाठ्यक्रम के निर्माण का। ये उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य था क्या, विद्यालय के विषय और जीवन की क्रियाओं के अंतर को समाप्त करना। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, जीवन, विद्यालय के विषय, विद्यालय के विषय विद्यालय के विषय और जीवन की क्रिया, जीवन के क्रियाओं के बीच, जीवन के क्रियाओं के बीच अंतर को समाप्त करना, अंतर को समाप्त करना, ये क्या था, इनका दूसरा उद्देश्य था। ठीक है, तो ये हम लोगों के सामने आ गया। अब हम लोग तीसरे और चौथे इसके उद्देश्य की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं इसके चौथे उद्देश्य में क्या कहा गया था। तो दोस्तों चौथे उद्देश्य की ओर हम लोग चलते हैं। चौथे उद्देश्य में कहा गया था
बालकों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना, खोज प्रवृत्ति को विकसित करना। क्योंकि बालक के सामने ऐसी जब परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जब बालक के सामने ऐसे समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके बारे में वे जानना चाहेंगे, उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होगी और उनके जब जिज्ञासा शांत होंगे, जिज्ञासाओं की जब पूर्ति होने लगेगी तो उसमें खोज प्रवृत्ति का विकास भी होने लगेगा। तो इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अंतर्गत ये उद्देश्य भी निर्धारण किया गया था कि बच्चों में खोज प्रवृत्ति का विकास हो सके, बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल हो सके और उसमें जो है बच्चे जिज्ञासु बन सके। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। आप लोग लिख सकते हैं बच्चे जिज्ञासु बने और उसमें खोज प्रवृत्ति का विकास हो। बच्चे जिज्ञासु तथा खोजी हो, जिज्ञासु तथा खोजी प्रवृत्ति, जिज्ञासु तथा खोजी प्रवृत्ति। ठीक है, बच्चों में, यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों में जिज्ञासु तथा खोजी प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, ये क्या था, ये इनका उद्देश्य था। किनका उद्देश्य था? पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने इस सेशन में आप सभी से मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम के उद्देश्य है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है? बालकों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, अर्थात बालक में ऐसे गुणों का विकास करना जो उसके देश हित में हो, देश के संदर्भ में हो, देश प्रेम से संदर्भित हो, देश में जो है अपने योगदान देने के लिए वो तत्पर हो, ऐसे गुणों का उसमें विकास करने की बात की गई थी पाठ्यक्रम के द्वारा। पाठ्यक्रम के ये उद्देश्य निर्धारण किए गए थे कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में उन तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बच्चों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो सके। और दूसरी जो मैंने बात की, दूसरे पॉइंट की हमने बात की कि बच्चों का जो विकास है, विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, चारित्रिक, नैतिक, जितने भी दृष्टिकोण से विकास होना संभव होता है उन सारी चीज़ों को विकास के अंतर्गत समाहित किया जाता है। और विकास में यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि वांछित दिशा में विकास को प्रेरित करना। वांछित दिशा मतलब उसके दिशा को पहचान कर उसके सही दिशा की ओर बढ़ाना या सही दिशा की ओर प्रेरित करना ही क्या है, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्धारण किया गया था। इसके बाद आप देखें तो विद्यालय के विषय और जीवन की क्रिया, जी हाँ, विद्यालय के विषय और जीवन की क्रिया की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके बीच जो है अंतर को समाप्त करना। जी हाँ, पहले के जो जमाने में हुआ करते थे, मतलब पहले प्राचीन युग में जितने भी पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ करता था उसमें ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया था जो कि छात्रों के दैनिक जीवन से ये जो है संबंधित नहीं होता था, जीवन के वास्तविक क्रियाओं से संबंधित नहीं होता था, जिसमें बच्चे अपने आप को उबाऊ महसूस करते थे। जी हाँ, उबाऊ महसूस करते थे और वे जो है सही ढंग से पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है या फिर हमारे जीवन से संबंधित नहीं है। तो ऐसा इसमें निर्धारण किया गया कि जो इसके अंतर्गत जो है पाठ में क्या किया जाए, ऐसे चीज़ों को सम्मिलित किया जाए जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। जो क्या होता है, बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे और पढ़ने में तत्परता लाएंगे। जी हाँ, ये इसका उद्देश्य निर्धारण किया गया था पाठ्यक्रम का। जी हाँ, किसका उद्देश्य निर्धारण था? पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्धारण था कि उसमें जो है विद्यालय के विषय और जीवन की जितनी क्रियाएं हैं उनके बीच के अंतर को हम समाप्त कर देंगे। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण हम करेंगे, ऐसे पाठ्यक्रम में ऐसे चीज़ों को समाहित करेंगे। तो ये जो हमारा तीसरा उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य था बालकों में खोज प्रवृत्ति या फिर उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति की प्रबलता को बढ़ाना या फिर जिज्ञासु बनाना, या उसे हम कह सकते हैं जिज्ञासा की प्रबलता या खोज प्रवृत्ति का विकास करना। ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। बच्चों के मन में जितने भी सवाल आते हैं, बच्चों के मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं, यदि हम उन प्रश्नों को, जी हाँ, यदि हम उन प्रश्नों को हल कर देते हैं, यदि हम उनके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो बच्चों में जिज्ञासा की प्रबलता आने लगती है और वो जिज्ञासु होने लगते हैं। जी हाँ, जिज्ञासु होने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में हम खोज प्रवृत्ति का विकास कर सकते हैं। ये क्या था, पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। और पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे विषयों को, ऐसे ऐसे पाठों को, ऐसे ऐसे जो है कहानी और कविताओं को सम्मिलित किया गया, निबंध, गद्य, पद्य सबको सम्मिलित किया गया, जिससे बच्चों में खोज प्रवृत्ति का विकास हो सके, बच्चों में उठने वाले वे सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें सम्मिलित हों, ताकि बच्चे जो है जिज्ञासु बन सके और उसमें खोज प्रवृत्ति का विकास हो सके। ये इसका क्या था, उद्देश्य था, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य थे। अब हम लोग यदि पांचवें उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो उसके जो विभिन्न योग्यता, बच्चों में
जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती है। आप देखते होंगे कोई बच्चे खेल कूद में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कोई बच्चे भाषण प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कोई बच्चे निबंध प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कोई बच्चे गाना गाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो कोई बच्चा इनको बजाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इस प्रकार से उसमें जितनी भी योग्यता होती है, जितने भी क्षमता होती है, जितने उसमें रुचियां हैं, तो विभिन्न प्रकार की योग्यता, क्षमता, रुचि वाले छात्र की आवश्यकता को पूर्ण करना। जी हाँ, छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करना अर्थात जो है इसमें पाठ्यक्रम में सिर्फ वैसे ही चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जो विद्यालय के विषय से संबंधित हो, बल्कि ऐसे चीज़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालक के अंदर उठने वाले, बालक की योग्यताओं से, बालक की क्षमताओं से, बालक की रुचि से, बालक की इच्छाओं से संबंधित हो। अर्थात यदि बालक को गायक बनने का शौक है तो उसे उस प्रकार के भी सामग्री उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बालक में यदि बोलने की, वक्तव्य की क्षमता है तो उसमें भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से उसको भी विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार से बालकों की आवश्यकता को पूर्ण करना, बालकों की रुचि की पहचान करना आदि इसके अंदर संदर्भ में इसकी क्या थी, उद्देश्य निर्धारण किए गए थे पाठ्यक्रम निर्माण के समय में। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के समय में ये उद्देश्य निर्धारण किए गए थे। क्या उद्देश्य निर्धारण किए गए थे कि उनमें खोज प्रवृत्ति का विकास हो और इसके बाद जो है इसमें विभिन्न योग्यता, क्षमता तथा रुचि वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पांचवें उद्देश्य को मैं लिख देता हूँ। क्या था इसका? विभिन्न योग्यता क्षमताओं की पहचान। जी हाँ, विभिन्न योग्यता, क्षमता, रुचि, योग्यता, क्षमता, रुचि, इच्छाओं की पहचान करना। ठीक है, इच्छाओं की पहचान करना और उसमें जो है छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करना। इच्छाओं की पहचान करना तथा आवश्यकताओं को पूर्ण करना। जी हाँ, आवश्यकताओं को पूर्ण करना, क्योंकि जब तक बच्चे की आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी उसमें योग्यता, क्षमता, रुचि का विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? आवश्यकताओं को पूर्ण करना। ये क्या था? पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। क्या था? पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। पूर्ण करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। तो विभिन्न योग्यता, क्षमता, रुचि, इच्छाओं की पहचान करके जो उसके आवश्यकताओं को पूर्ण करना ही क्या था? पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। ये इसके पांचवें उद्देश्य में निर्धारण किया गया था। बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिसको आप अपने मन से लिख सकते हैं। वे सारी चीजें जो इसके संदर्भित है उसको आप लिखेंगे तो वो आपका पॉइंट गलत नहीं होगा। इस प्रकार से आप इसको मनो मस्तिष्क में बैठा सकते हैं। आप इसको यदि पुस्तकों में एक बार पढ़ लेंगे तो शायद आप में कोई भी संशय इसके संदर्भ में नहीं रह जाएगा। आप जितने पॉइंट चाहें अपने मन से बना सकते हैं। मैंने ये सारे पॉइंट जो आपके सामने रखे, बिल्कुल ये पुस्तकीय है और बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं जो कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पांचवें उद्देश्य के संदर्भ में हमने बात की, विभिन्न योग्यता, क्षमता, रुचि, इच्छाओं की पहचान करके उसको वांछित दिशा की ओर अग्रसर करना और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। ये इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। अब चलिए हम लोग सातवें और इसके संदर्भ में चलते हैं। सातवें उद्देश्य के संदर्भ में, सातवां उद्देश्य क्या था इसके संदर्भ में देख लेते हैं। सातवां उद्देश्य ये था कि बच्चों में, बालकों में सृजनात्मक शक्ति। जी हाँ, कैसी शक्ति? सृजनात्मक शक्ति। इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जहां पर कि चार्ट पेपर, मॉडल आदि की जो है क्लासेस होती है। वहां पर जो है बहुत सारे ऐसे दृश्य कला, चित्रकला, गायन कला आदि का प्रतियोगिता होता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे में यदि चित्रकारी का गुण मौजूद है, बच्चे में यदि किसी प्रकार के जो है मॉडल आदि को बनाने के जो गुण है, तो इस प्रकार के गुणों को वहाँ क्या किया जाता है? इन्हांस किया जाता है। जी हाँ, इन्हांस किया जाता है, विकसित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने अगले उद्देश्य के संदर्भ में चर्चा की। क्या चर्चा की थी मैंने? यहाँ चर्चा की थी बालकों की सृजनात्मक, जी हाँ, सृजनात्मक पक्ष का विकास करना, बालकों में सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाना। जी हाँ, बालकों में सृजनात्मकता के गुण को बढ़ावा देना। तो ये क्या था? इसका उद्देश्य था बालकों के सृजनात्मक पक्ष का विकास करना। ठीक है, बालकों के सृजनात्मक पक्ष का विकास करना। आप लोग इसको लिखते जाएंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। तो बालकों के क्या करना? सृजनात्मक पक्ष का विकास करना, सृजनात्मक पक्ष का विकास
पक्ष का क्या करना, विकास करना, ये क्या था, पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, विकास करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। तो ये पाठ्यक्रम के जो है बनाने के क्रम में इन उद्देश्यों को रखा गया था। पाठ्यक्रम बनाने के क्रम में इन उद्देश्यों को रखा गया था, जिनको नज़र में रखते हुए ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7वें नंबर पे जो मैंने बताया, क्या बताया, बालकों के सृजनात्मक पक्ष का विकास करना। ठीक है, बालकों के सृजनात्मक पक्ष का विकास करना, ये क्या है, इसके 7वें नंबर का उद्देश्य है। तो बालकों में जो सृजनात्मक पक्ष है उसके सृजनात्मक शक्ति को पहचान करना और जिस क्षेत्र में उसमें सृजनात्मक गुण है उस क्षेत्र में उसको विकसित करना, आगे बढ़ाना, ये क्या था, ये उद्देश्य था पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य। चलिए हम लोग अगले संदर्भ में हम लोग जान लेते हैं। 2 पॉइंट दोस्तों, 1-2 पॉइंट और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि काफ़ी है, इनसफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट, किसी टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीएड के छात्र हैं, आप डीएलएड के छात्र हैं, किसी भी शिक्षण एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना कभी मत भूलना। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7वें नंबर के जो हमने देख लिया। अब हम लोग 8वें इसके उद्देश्य के संदर्भ में जानते हैं। 8वां उद्देश्य इसका क्या निर्धारित किया गया था। 8वें उद्देश्य की यदि हम बात करें तो बालकों में स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसको विकास करना। स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। जी हाँ, स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता। ठीक है, मैं इतना ही लिखता हूं, आप लोग पूरा लिख लेना। स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता से तात्पर्य यह होता है स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता से तात्पर्य यह होता है कि बच्चों में ऐसे गुणों का विकास करना, पहले जो कक्षाएं होती थी, पहले के जमाने में जो कक्षाएं होती थी, उन कक्षाओं में क्या होता था कि शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। शिक्षक आते थे और शिक्षक सिर्फ पढ़ाते थे, बच्चे जो है मौन होकर सुनते रहते थे। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को यहाँ से हटाया गया है और ऐसी शिक्षा व्यवस्था को इसमें सम्मिलित किया गया है जिसमें बच्चे मौन नहीं रहेंगे, बच्चों से सहसंबंध स्थापित करना है, बच्चों से अंतःक्रिया करना है और बच्चों को बार बार बोलने का मौका दिया जाना चाहिए हर एक तथ्यों पर, हर एक पॉइंट पर। और इसके लिए क्लास में, इसके लिए स्कूलों में क्या किया जाना चाहिए, वहाँ पे जो है भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए और जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में स्वयं की जो आत्म अभिव्यक्ति है उसको उजागर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये आत्म अभिव्यक्ति के जो प्रकाशन की बात इसमें की गई थी कि बालकों में स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बालकों में स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होना चाहिए, ये क्या था, इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके किया था, इसका उद्देश्य था। अब हम लोग अगले एक और उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। ऐसे वातावरण का निर्माण करना। जी हाँ, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां बालक अपने तर्क शक्ति का, विचार शक्ति का, निरीक्षण शक्ति का, जी हाँ, तर्क शक्ति, विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास कर सके। ऐसे वातावरण का निर्माण हम विद्यालयों के अंदर करें, ये इनका उद्देश्य था। किनका उद्देश्य था, पाठ्यक्रम के उद्देश्य थे कि ऐसे जो है हम वातावरण का निर्माण करें, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो क्या करे, बालकों में जो है निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति आदि शक्ति, विचार शक्ति, इन शक्तियों का विकास कर सके। तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति और हम यहाँ पे लिख देते हैं तर्क शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति और कौन सी शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति और मैंने बताया आप सभी को कौन सी शक्ति, निरीक्षण शक्ति। ठीक है, निरीक्षण शक्ति, किसी चीज को जो है निरीक्षण कर सके, उसके संदर्भ में जान सके, तो ये शक्ति, ये तीनों शक्तियों का विकास करना क्या है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, हो सकता है यहाँ चमक तो नहीं रहा है, चमक रहा होगा तो शायद ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तर्क शक्ति, विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति, विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति, ये तीनों ही शक्तियां जो है, शक्तियों का विकास बच्चों में किया जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां बच्चों का तर्क शक्ति का विकास हो सके, विचार शक्ति का विकास हो सके
और निरीक्षण शक्ति का विकास हो सके, ये पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारण किए गए थे। तो दोस्तों आज जो हम लोग पाठ्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को हमने देखा, जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में थे। तो इन सभी को यदि आप हमारे वीडियोस को एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो शायद आपके एक भी पॉइंट मिस्टेक हो, शायद आपकी एक भी पॉइंट मिस्टेक हो। तो इस प्रकार से आप हमारे इस पूरे सेशन को एक बार देख जाइए और शुरू से अंत तक जरूर देखना, और कॉपी पेन साथ में लेना ना भूलना, और जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या फिर जितने चीज़ों को मैंने लिखा है आप उसको लिख डालना। दो प्रक्रियाएं आपसे हो जाएंगी, एक तो सुनने की प्रक्रिया और एक लिखने की प्रक्रिया। यदि आप चाहें या तो हमारे इस वीडियो के साथ साथ आप भी दोहरा सकते हैं, तो आप भी जो है 3 प्रक्रियाओं से आप गुजर सकते हैं। तो रीडिंग राइटिंग एंड स्पोकन फर्स्ट डिवीजन, ये पहले से फॉर्मूला प्रचलित है। रीडिंग राइटिंग एंड स्पोकन फर्स्ट डिवीजन, वनली रीडिंग राइटिंग सेकंड डिवीजन और वनली रीडिंग थर्ड डिवीजन। तो आप कैसा डिवीजन प्राप्त करना चाहते हैं उस प्रकार के आप मेहनत करें, ठीक है। यदि आप इसको सिर्फ लिख भी लेंगे तो भी आपसे बहुत ज़्यादा आप जो है आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे जो है इसके तर्क, इसके जो है हम लोग उद्देश्यों को हमने जान लिया कि पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से उद्देश्य प्रचलित थे, आखिर पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया गया था, कौन कौन से उद्देश्यों को इसमें सम्मिलित किया गया था। अब हम लोग थोड़े पाठ्यक्रम के प्रकार के संदर्भ में जान लेते हैं, लेकिन हम थोड़े आप सभी को बता देता हूं थोड़ा सा कि मैं जो है इस प्रकार को अभी विस्तारित नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मैं इसके प्रकार बता देता हूं, और अगले वीडियो में अगले लेसन में मैं सारे प्रकारों के संदर्भ में एक एक करके व्याख्या मैं करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं पाठ्यक्रम के थोड़े से प्रकार को हम लोग जान लेते हैं, और कौन कौन से प्रकार इसके हैं। तो पाठ्यक्रम के हम लोग क्या जानेंगे, पाठ्यक्रम के प्रकार, कितने प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगले वीडियो में हम इसके प्रकार का विश्लेषण लेके आएंगे और जो है पाठ्यक्रम के सिद्धांत को लेके आएंगे। तो हमारे यदि आपने जो है मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है, पिछले क्लास को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के आइकन पर क्लिक करें और पीछे जो पाठ्यक्रम के अर्थ विशेषताएं उसको आप जरूर देख लें, ताकि पूरा सेशन आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो पहले प्रकार, दूसरे प्रकार, इसको लगभग हम 5-6 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। तो पहले प्रकार में हम ले सकते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है। क्या ले सकते हैं, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है। ये इसका पहला प्रकार हो सकता है। दूसरे प्रकार की हम लोग बात करें, दूसरे प्रकार में आप देखेंगे कि शास्त्रीय पाठ्यक्रम। क्या है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम। कौन सा पाठ्यक्रम, शास्त्रीय पाठ्यक्रम। पहला विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा शास्त्रीय पाठ्यक्रम, तीसरा है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। कौन सा है, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। कौन सा पाठ्यक्रम है, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। मैंने यहां पे लिख दिया विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शास्त्रीय पाठ्यक्रम, छात्र पर आधारित, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जो छात्र पर आधारित होते हैं, और जो है जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, ठीक है। तो जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम, चौथे पाठ्यक्रम में हम क्या लिख सकते हैं, जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम। पांचवें में लिख सकते हैं हम कोर पाठ्यक्रम, और छठे प्रकार जो इसके हैं, छठे प्रकार में कौन सा है, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये 6 प्रकार पाठ्यक्रम के हैं, जिसके संदर्भ में हम अगले लेसन में, अगले वीडियोज में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े कि पाठ्यक्रम के प्रकार में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शास्त्रीय पाठ्यक्रम या शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। ये सारे पाठ्यक्रम क्या होती है, किनकी क्या विशेषता है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम के सिद्धांत को और इसकी विशेषताओं को हम लोग इसके जो है विश्लेषण को हम लोग जानेंगे।
तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और नए नए चीज़ों को आप तथ्यों को सीखेंगे। बीएड के सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा एक एक करके। बीएड डीएलएड जितने भी शिक्षण एग्जामिनेशन है मैंने पहले बता दिया, सीटेट बीटेट किसी भी प्रकार के टेट एग्जामिनेशन हो आप हमारे वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।